Welcome learners to the lecture 7 of the ongoing series on ecology and environment। तो कल हमने बायोटिक इंटरैक्शंस कवर की थी। हमने जहाँ पे पढ़ा था किस किस के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ लिया था म्यूचुअलिज्म के बारे में, कमेंसलिज्म के बारे में, प्रेडेशन के बारे में, पैरासिटिज्म के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे एमेंसालिज्म से और आगे बढ़ेंगे कंपटीशन और न्यूट्रल इंटरेक्शंस के बारे में। ये जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शंस की तरफ, जो मैं आपको ओवरव्यू उसका दे चुका हूँ। ये सब मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद एमेंसालिज्म। एमेंसालिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है और दूसरी न्यूट्रल रहती है, तो एक नेट नेगेटिव इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको साथों साथ एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। इट इज़ अ बायोटिक इंटरेक्शन इन विच वन ऑफ द स्पीशीज नेगेटिवली इम्पैक्टेड, जो मैं समझा चुका हूँ, एंड द अदर इज न्यूट्रल, मतलब दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसके आप मिसाल समझ सकते हो, जो आपका ब्लैक वॉलनट ट्री होता है ना, इसकी जो रूट्स हैं ये रिलीज करती हैं एक केमिकल जिसको जुगलोन बोलते हैं, JUGLONE। ठीक है, तो इस केमिकल से क्या होता है, ब्लैक वॉलनट ट्री के आसपास जितने भी अदर प्लांट्स हैं ये उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को उनको मार ही देता है। ठीक है, सो यही लिखा हुआ है कि एग्जांपल है इसकी एमेंसालिज्म की। प्लांट्स लाइक ब्लैक वॉलनट ट्री रिलीज जुगलोन विच हेल्प्स इन किलिंग स्मॉल प्लांट्स सराउंडिंग इट सिमिलर। ठीक है, इसी तरह से जो आपके सनफ्लावर एंड यूकलिप्टस प्लांट्स हैं ये भी रिलीज करते हैं यही केमिकल्स, ऐसे ही केमिकल्स ड्यूरिंग देयर ग्रोथ प्रोसेस। इस फिनोमिना को जो आपका ब्लैक वॉलनट ट्री करता है, सनफ्लावर और यूकलिप्टस करता है, इसको बोलते हैं एलिलोपैथी। ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, वहां पे डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज एलिलोपैथी, तो आप यहां से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब एमेंसालिज्म की एक और एग्जांपल आती है आपका स्मॉल प्लांट्स कमिंग अंडर द शेड ऑफ लार्ज प्लांट। जैसे हम लियान्यास के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो वो हैं वो सपोर्ट लेते हैं बाकी ट्रीज का और ग्रो करने में। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, कुछ स्मॉल प्लांट्स आ जाते हैं शेड में अंडर लार्ज प्लांट्स, तो वो दे गेट डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, उनको सनलाइट नहीं मिलती क्योंकि वो लार्ज प्लांट्स ले लेते हैं। तो क्या हुआ, जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट हुए, और जो लार्ज प्लांट्स हैं जिनकी शेड के अंदर आए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कंपटीशन की तरफ। कंपटीशन में आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोनों नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, ये यहां पे लिखा, और ये हो सकता है इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक। आपको ये लफ्ज समझना है, ये वर्ड समझना है, या आपको आगे भी हर जगह यूज होगा। जो वर्ड है ना इंटर, इंटर होता है बिटवीन टू। ठीक है, बिटवीन। और जो इंटरा होता है आपको ये याद रखना है, ये होता है विद इन, विद इन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि टाइगर और टाइगर के बीच, ये स्पीशीज तो सेम है, तो ये इंटरा होगा, इन दोनों के अंदर कंपटीशन जो होगा उसको इंटरा बोलेंगे। अब टाइगर और लॉइन ये स्पीशीज डिफरेंट है, तो इनके बीच जो कंपटीशन होगा वो होगा इंटर, INTER, इंटर। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसको। कंपटीशन कैन बी इंटर स्पेसिफिक दैट इज बिटवीन स्पीशीज, और इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक दैट इज विद इन स्पीशीज। समझा चुका हूं आपको। इंटर स्पेसिफिक आ गया आपका टाइगर और लॉइन के बीच, इंट्रा स्पेसिफिक आ गया आपका टाइगर और टाइगर के बीच। इट इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन ओवरऑल, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव इंटरेक्शन है। ओके, अब आती है लास्ट हमारी न्यूट्रल। न्यूट्रल इंटरेक्शन क्या होती है,
जिसमें ना तो किसी स्पीशीज को नुकसान होता है और ना किसी को फायदा। ये लिखा हुआ है इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज इन विच देयर इज नो लॉस नॉर गेन। ठीक है लर्नर्स, तो एक बार मैं आपको दिखा चुका हूं, हम क्या दिखा देता हूं हम क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी तक, और आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इंटरेक्शंस पढ़नी थी, इसके अंदर दो आते हैं, बायोटिक बायोटिक और बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक बायोटिक में अब हम सारा कवर कर चुके हैं ये, यानी नेट पॉजिटिव, कंपनसेटरी इंटरेक्शंस, नेट नेगेटिव और न्यूट्रल। नेट पॉजिटिव में आपका म्यूचुअलिज्म आ गया, कर चुके हैं हम। कमेंसालिज्म आ गया, कर चुके हैं हम। कंपनसेटरी में आपका आ गया प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, ये कवर कर चुके हैं हम। नेट नेगेटिव में आ गया कंपटीशन, एमेंसालिज्म, ये आज ही कवर किया हमने। ठीक है, न्यूट्रल इंटरेक्शंस भी आज ही कवर की हमने। ठीक है, अब आगे सिम्बियोसिस वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम आएंगे बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शंस पे, और इन सभी टाइप्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब जो टर्म है जो हमने काफी बेसिक क्लासेस में पढ़ी, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है सबको। सिम्बियोसिस, आपको दो बातें याद रखनी कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साथ साथ रहने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम एक को तो बेनिफिट होना ही चाहिए। ठीक है, सिम्बियोसिस मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो साथ रहते हैं और उनमें से एक को फायदा होना ही चाहिए, तभी वो सिम्बियोसिस होगी। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। When two species या organisms live together continuously and at least one of them is getting benefited, उसको बोलते हैं सिम्बियोसिस। इसकी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, ठीक है, कमेंसालिज्म प्लस जीरो, ये आ गई आपकी नेट पॉजिटिव, ये भी आ गई नेट पॉजिटिव दोनों। ठीक है, अब इसमें कंपनसेटरी भी आएगी एक, पैरासिटिज्म। ठीक है, अब पैरासिटिज्म में आपको अपने रिलेटेड नहीं सोचना है कि जो हमारे सर पे जू आ रही है तो उसका हमें क्या फायदा है। जुओं को तो फायदा हो रहा है, उनको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, तो ये सिम्बियोसिस आ गया आपका। अब है आगे, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, वही आपका एमसीक्यूज के लिए, प्रोबायोसिस। प्रोबायोसिस क्या होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं कंटिन्यूसली एंड नो वन सफर्स अ लॉस। ठीक है, इसमें से किसी को भी नुकसान ना हो, तो आपको सिम्बियोसिस का क्या है, सिम्बियोसिस में अगर आप माइनस करते हैं पैरासिटिज्म, ये वाली एग्जांपल आप काट देते हैं, ये वाली एग्जांपल, तो ये बन गया आपका सिम्बियोसिस। यहां पे है कि सिर्फ दोनों को कोई सिर्फ मतलब साथ में हो, एक को तो फायदा हो लेकिन दूसरे को भी नुकसान ना हो, न्यूट्रल रह सकते हैं, तो इसमें म्यूचुअलिज्म और कमेंसालिज्म आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फैसिलिटेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, म्यूचुअलिज्म और कमेंसालिज्म बता चुका हूं आपको। अब आते हैं आगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म क्या है, एक ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म आया और दूसरा आपका आया फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे टर्माइट है, टर्माइट दीमक जो लकड़ी पे लगती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कल के लेक्चर में कि टर्माइट के गट में होते हैं प्रोटोजोआ, जो इसको दीमक को लकड़ी पचाने में मदद करते हैं। अब अगर ये टर्माइट की गट से बाहर निकल जाएंगे तो दीमक लकड़ी खा तो लेगी लेकिन पचा नहीं पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये आ गई ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन इन विच सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन बोथ। अब अगर इसमें प्रोटोजोआ मौजूद ही नहीं होंगे तो ये लकड़ी नहीं खा पाएगी और मर जाएगी, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये आ गया आपको ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। हाँ, अगर टर्माइट की गट में प्रोटोजोआ मौजूद होंगे, वो लकड़ी खाएगी और पचा भी पाएगी, तो इन दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि ये रहते ही इसके गट के अंदर है और ये प्रोटोजोआ मदद करते हैं टर्माइट को लकड़ी पचाने में। ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म आ गया। अब आया फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन इन विच सर्वाइवल डज नॉट डिपेंड ऑन बोथ। ऐसी म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन जिसमें सर्वाइवल जो है दो ऑर्गेनिजम्स का, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब वो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। अगर वो साथ में म्यूचुअलिज्म नहीं करते हैं तो वो तब भी जिंदा रह सकते हैं। इसका एग्जांपल है आपकी प्लांट पॉलिनेटर एंड प्लांट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं, और क्या बोला जाता है इसको, प्रोटोकॉपरेशन।
ठीक है। बेनिफिशियल बट नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, मतलब अगर बीज जाएंगी पॉलिनेशन करने प्लांट्स की तो बीज को खाना मिलेगा, जूस मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, लेकिन और प्लांट्स की हो जाएगी पॉलिनेशन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ये इकट्ठे नहीं रहेंगे तो ये मर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर बीज बीज कहीं और से अपना नेक्टर ले सकते हैं, ठीक है ना, और किसी चीज से खाना खा लेंगे, अपना जूस ले लेंगे, नेक्टर ले लेंगे, तो जरूरी नहीं है उनके दोनों के सर्वाइवल के लिए। ये आ गया आपका फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, जिसको और क्या बोला जाता है, प्रोटो कॉपरेशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब है हमारा टॉपिक बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शंस। इसमें जो पहला चीज हमें पढ़नी है वो है टू कन्फर्म। कन्फर्म का आप ये ऐसे समझो कि आप मिसाल ले लो फिशेस की या रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में आप क्रोकोडाइल को ले लो कि जो उसके आसपास का टेम्परेचर होता है उसकी बॉडी उसी से अडेप्ट करने स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब बाहर सर्दी होगी तो उसका बॉडी टेम्परेचर सर्द हो जाएगा, ठीक है, और जब ज्यादा गर्मी होगी तो उसकी बॉडी टेम्परेचर क्रोकोडाइल की बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा सर्दियों में क्रोकोडाइल्स जो हैं वो लैंड पे ही रहना पसंद करते हैं और गर्मी में पानी की तरफ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ जाती है तो अपनी बॉडी को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए अपनी बॉडी टेम्परेचर वो पानी में चले जाते हैं। तो इससे उनकी बॉडी रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन वो ऐसे करते हैं अपनी। जबकि जब हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में एक टर्म आती है जो हम पे अप्लाई होती है, वो होती है होमियो स्टैसिस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना टेम्परेचर खुद ही रेगुलेट करते हैं, या हम थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है हमारी, ये ट्रॉपिक्स आ गए, ये पोल्स आ गए। अब इंसान ट्रॉपिक्स पे भी सरवाइव कर लेता है और नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे भी सरवाइव कर लेता है। वो इस वजह से कर लेता है क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हम जो खाना खाते हैं या जो हमारे अंदर फैट्स मौजूद हैं बॉडी के, वो हमारी बॉडी उन्हीं को, उसी से जो एनर्जी डिराइव होती है उसी का यूज करके हमारा थर्मो रेगुलेशन करते हैं, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इस वजह से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और हमारी इकोलॉजिकल नीश भी ब्रॉड होती है और हम यूरीथर्मल बोल सकते हो आप, यूरीथर्मल हैं हम, ठीक है, कि काफी अलग अलग टेम्परेचर्स में हम सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो एम्फीबियंस हैं या आपके ये हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेप्टाइल्स आ गए जिसमें क्रोकोडाइल्स वगैरह आ गए, फिशेज आ गई, ये ऐसा नहीं कर पाती हैं। ये अपना थर्मो रेगुलेशन बॉडी का नहीं कर पाती। जो आसपास का माहौल होता है उसी हिसाब से इनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता रहता है। तो यही होता है आपका कॉन्फॉर्म। टू कन्फर्म मतलब changes in internal environment of an organism's body influenced by the changing in surrounding, यानी change in internal environment because of change in surrounding, ठीक है। These organisms are known as conformers, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी most of the animals except birds and mammals, क्योंकि mammals में हम भी आ गए, ऐसे याद रख सकते हो। birds और mammals नहीं करते हैं कन्फर्म, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बोला इन्होंने, जिसमें रेप्टाइल्स आ गया जैसे क्रोकोडाइल, फिशेस आ गए, एम्फीबियंस आ गए जो जमीन पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, इंसेक्ट्स आ गए। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर कन्फॉर्मर्स, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक, कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो कन्फॉर्मर्स ही हैं, वो भी सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मतलब मेंटेन तो नहीं कर पाते, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वैसे उनका खुद का हो जाता है। ये लिखा हुआ दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू रेगुलेट इनर बॉडी कंडीशंस, एग्जाम्पल थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं ये, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेटर्स, इसका जो अपोजिट आ गया। Irrespective of changes outside, these organisms can maintain near constant internal environmental conditions, जिसको मैंने आपको बोला था होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो हम जैसे ह्यूमंस की एग्जांपल ले लो आप, हम करते हैं एक चीज जिसको बोला जाता है होम्योस्टैसिस। ये एक प्रोसेस हम करते हैं, हमारी बॉडी खुद करती है। दैट इज कीपिंग देमसेल्व्स एट द सेम पोजीशन इंटरनल एनवायरमेंट कंडीशंस,
बर्ड्स एंड मैमल्स परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ रेगुलेशन सच एज थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये बोल रहा है कि बर्ड्स भी और मैमल्स भी, मैमल्स में हम भी आ गए। थर्मो रेगुलेशन तो हम करते हैं, और एक ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन फॉर एग्जांपल, जो आपका अंदर का प्रेशर है वो एट इक्विलिब्रियम रहता है, जो आउटर प्रेशर है मतलब एटमॉस्फेरिक, आपका बाहर का प्रेशर आ गया और अंदर का आपका इंटरनल बॉडी प्रेशर आ गया, ठीक है, इंटरनल बॉडी प्रेशर आ गया। एक हिसाब से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारी बॉडी फट जाएगी अगर प्रेशर रेगुलेट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैन का खोलते हैं ढक्कन, कैसे गैस फट के बाहर आती है उसमें से, वो हाल हो जाता अगर हम हमारी बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर पाती तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस दिया हुआ है कन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर्स का। रेगुलेटर्स का आप इमेज रखो कि ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है, कन्फॉर्मर्स के बारे में आप क्रोकोडाइल वगैरह के बारे में आप सोचो, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। मोस्टली कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है, ठीक है। हम आ गए वार्म ब्लडेड, ठीक है। मोस्टली एक्टोथर्म्स, एक्टो आ गया आउटसाइड, एंडो आ गया अंदर, ठीक है। एक्टो आ गया आउटसाइड, एंडो आ गया अंदर। जो बाहर अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डिपेंड करता है बाहर के टेम्परेचर पे, उनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स। जिनका बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है इंटरनल कंडीशंस के या हीट फ्रॉम विद इन, उनको बोलते हैं एंडोथर्म्स। वही लिखा हुआ है। कन्फॉर्मर्स आ गए मोस्टली एक्टोथर्म्स, दैट इज हीट फ्रॉम आउटसाइड। रेगुलेटर्स आ गए एंडोथर्म्स, दैट इज हीट फ्रॉम विद इन। ये आ गए स्टीनोथर्मल पढ़ चुके हैं हम, यूरिथर्मल पढ़ चुके हैं हम। यूरिथर्मल आ गए जो काफ़ी टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो सरवाइव कर लेते हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं। हम ट्रॉपिक्स पे भी मिल जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी मिल जाएंगे, लेकिन क्रोकोडाइल आपको कहीं कहीं ही मिलेगा जहाँ पे उनको टेम्परेचर सूट करता है, ठीक है। ये होता है स्टेनोथर्मल और यूरिथर्मल। इनको पॉई, कॉन्फॉर्मर्स को पॉई किलोथर्म्स भी बोलते हैं, दैट इज इनर बॉडी टेम्परेचर वेरीज। मतलब आउटसाइड के टेम्परेचर के हिसाब से वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इनका इनर टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो जाएगा। लेकिन हम को बोला जाता है होम्योथर्म्स, दैट इज हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूं उसी के रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ रेगुलेटर इन इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी में ही पढ़ते हैं हम रेगुलेटर्स वगैरह के बारे में। रेगुलेटर्स, ठीक है, पहला है ऑर्गेनिजम्स दैट कांट मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। नहीं जी, जो करते हैं मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट उन्हीं को बोलते हैं। और कांस्टेंट, नियर कांस्टेंट लगो, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स दैट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, वही मैं जैसे बताया था ट्रॉपिक्स पे या नॉर्थ पोल साउथ पोल पे भी, उधर पे भी ह्यूमन सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनकी होम्योस्टैसिस की जो कैपेबिलिटी है वो वहां पे भी कैरी आउट करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर जनरली कन्फॉर्मर्स। ये आपको डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। इन्वर्टिब्रेट्स भी आपके वही आ गए जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। फिशेस आपको पता ही है। एम्फीबियंस भी जो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग है आपका। रेप्टाइल्स में आपके ये आ गए क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये ज़्यादातर कन्फॉर्मर्स ही होते हैं, यानी इनकी जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए कन्फॉर्मर क्या है? ह्यूमन है? नहीं जी, हम तो रेगुलेटर हैं। आर्कटिक फॉक्स भी नहीं है, डेजर्ट रोडेंट भी नहीं है, फ्रॉग है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मैमल्स आर कन्फॉर्मर्स? नहीं। ऑल रेप्टाइल्स आर रेगुलेटर्स? नहीं, रेगुलेट थोड़ी करते हैं, वो तो कन्फॉर्मर है। असल में मैमल्स रेगुलेटर्स हैं और रेप्टाइल्स कन्फॉर्मर्स, उल्टा हुआ दिया हुआ है, ठीक है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर रेगुलेटर्स? सही, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन थर्ड आ गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ रेगुलेटर? रेगुलेटर होने की वजह से हमें क्या खासियत मिलती है? रेड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर? नहीं।
जो हम खाना खाते हैं वो ज़्यादातर उसी में यूज़ हो जाता है जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है, हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, या फैट्स हैं हमारे वो भी, उनसे जो एनर्जी डिड्यूस होती है वो भी इसी में लग जाती है कि हम अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें। तो ये नहीं आएगा क्योंकि हमें बताना है एडवांटेज कौन सी है। एबिलिटी टू हाइबरनेट, नहीं, ये भी नहीं है। फास्टर रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं है क्योंकि हाइबरनेट कौन करता है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। फास्टर रिप्रोडक्शन कोई लेना देना नहीं है। वाइडर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यस, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ह्यूमंस हम ट्रॉपिक्स में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल में भी पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू डील विद एबायोटिक स्ट्रेस, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं करते हैं फॉलो ऑर्गेनिजम्स जब एबायोटिक स्ट्रेस पड़ जाता है उन पे? रेगुलेशन, कन्फॉर्मेशन, डोरमेंसी, पैरासिटिज्म। रेगुलेशन भी करते हैं हम जब हमारा टेम्परेचर आगे पीछे डाउन होने लगता है, तो हम ह्यूमंस और मैमल्स या बर्ड्स रेगुलेट करते हैं। कॉन्फॉर्मेशन होता है, वही क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं वो कॉन्फॉर्मेशन करते हैं। डोरमेंसी पीरियड भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक्स वगैरह चले जाते हैं अपने बुरोज में, या फिर बियर हाइबरनेशन में चला जाता है। पैरासिटिज्म इसकी कोई नहीं है, ये प्रोसेस नहीं होता है फॉलो जब एबायोटिक स्ट्रेस पड़ता है, तो इसका ऑप्शन पैरासिटिज्म आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा डायनासोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो लर्नर्स, अब हम पढ़ते हैं डायनासोर्स के बारे में और वो कैसे एक्सटिंक्ट हुए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। जो डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन है ना, उसको एक इवेंट का नाम दिया गया, एक इवेंट बोला गया उसको इवेंट, और उस इवेंट का नाम दिया गया KPG एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, लगभग जो डायनासोर्स हैं ये कंप्लीटली मर गए थे कब, लगभग आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो, 66 मिलियन ईयर्स अगो ये मर गए थे, ठीक है, एक इवेंट में। उस इवेंट को नाम दिया गया KPG एक्सटिंक्शन। अब क्या हुआ था, ये क्या है KPG एक्सटिंक्शन, ये इवेंट क्या है, क्या हुआ था इसमें हुआ था ये कि जो एक मासिव एस्टेरॉइड, फिलहाल आप ये समझ के चलो कि जो हेवनली बॉडी अर्थ के बाहर से, जो अर्थ के बाहर जो स्पेस है उसमें से एक बॉडी आई और अर्थ से टकराई, एटमॉस्फेयर में उसने एंटर किया और फिर अर्थ से टकराई, और ये बॉडी थी, यानी ये उसको एस्टेरॉइड मान लो आप, ठीक है। एस्टेरॉइड वो हो गया जो अर्थ के बाहर से स्पेस से एक हेवनली बॉडी आई और अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया और अर्थ से टकराई, उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। ए मासिव एस्टेरॉइड, मासिव क्योंकि ये थी 10 से 15 किलोमीटर वाइड। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए 10 से 15 किलोमीटर वाइड कितना होगा, ठीक है। ये स्टक की अर्थ पे, और कौन सी जगह की, उस जगह का नाम है चिक्सुलुब, ठीक है। चिक्सुलुब कहां पड़ता है, मैक्सिको में। मैक्सिको आपका पड़ता है साउथ अमेरिका में, और कहां पे, यूकैटन पेनिनसुला में। इससे क्या हुआ, जब ये टकराई तो डिस्ट्रॉय हुई, उससे काफी डस्ट उठी और ये एटमॉस्फेयर में चली गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो सनलाइट थी वो इसको क्रॉस नहीं कर पाई और अर्थ की सरफेस पे डायरेक्टली नहीं आ पाई। उससे क्या हुआ, कूलिंग ऑफ अर्थ, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पे नहीं पड़ रही थी। फिर क्या होता है, डायनासोर्स तो ये थोड़ा झेल गए, क्यों, क्योंकि वो मीजोथर्म्स थे, तो इतना टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो वो संभाल पाए इसको, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक सेकेंड एक्टिविटी होती है। अब इस सेकेंड एक्टिविटी क्या थी, ये थी वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी लावा वगैरह फूटे, कौन सी रीजन में, इंडिया के रीजन में, ठीक है। और उससे क्या हुआ, जब ये हुआ तो डस्ट निकलती है, जब लावा फूटता है वहां से डस्ट भी निकलती है, तो वो भी एटमॉस्फेयर में आ गई, ठीक है, वो डस्ट। उससे क्या, उससे और ज्यादा कूलिंग हो गई। जब ये सेकेंड एक्टिविटी हुई ना, तो जो टेम्परेचर था ये काफी गिर गया अर्थ की सरफेस का, या अर्थ का टेम्परेचर काफी डाउन चला गया, और इसी की वजह से हो गई मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, ठीक है लर्नर्स। अब इस पैराग्राफ में आपने समझा डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन कैसे हुई और इस इवेंट को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड
कितना बड़ा था, मासिव एस्टेरॉयड था, ये कौन सी जगह पे टकराया, चिक्सुलुप मैक्सिको में, युकाटन पेनिनसुला में, और फिर इससे काफी लार्ज डस्ट एटमॉस्फेयर में आ गई, उससे क्या हुआ, इट लेड टू द कूलिंग डाउन ऑफ अर्थ। फिर सेकेंड एक्टिविटी होती है, उससे क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी सेकेंड एक्टिविटी से हमारा मतलब है वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, उससे और ज्यादा डस्ट आ गई एटमॉस्फेयर में अर्थ की, और उससे और ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला गया, और यही वजह बना मास एक्सटिंक्शन का डायनासोर्स का। ठीक है लर्नर्स, आगे चलते हैं। अब जो तीसरी इंटरेक्शन हमें पढ़नी है बायोटिक एबायोटिक की, वो है टू माइग्रेट, यानी आप याद रखिएगा, माइग्रेशन करना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी टू एस्केप स्पेस। जबकि जो सस्पेंड करना होता है, जो हमें आगे पढ़ना होता है, वो होता है टू एस्केप टाइम। ओके, तो हम पढ़ते हैं, whenever conditions become inhospitable like cold temperature, lack of food, lack of mating partners, species migrate। ये बोल रहा है कि जब भी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं आसपास के एनवायरनमेंट की, जहाँ पे फॉर एग्जांपल काफ़ी सर्दी पड़ रही है, खाना नहीं मिल रहा, मीटिंग पार्टनर्स नहीं, आपके रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, तो स्पीशीज उस हालात में माइग्रेट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि विंटर्स में काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है, साइबेरिया वगैरह से। अब इनकी एग्जांपल्स हैं कौन से माइग्रेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज। एक होते हैं साइबेरियन क्रेन, दूसरे आगे आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रह चुका है 1-2 साल पहले, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर एशियन एलिफेंट भी आपके माइग्रेशन करते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई करते हैं, ठीक है, अरेबियन हम्प बैक वेल करती है, बंगाल फ्लोरिकन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्स हाई एनर्जी, क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया, जोग्राफिकल एरिया आपको क्रॉस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो आधे साइबेरिया से आते हैं, आधे पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कूलर एरिया से, तो ये काफ़ी हाई डिस्टेंस होता है, और इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए काफ़ी एनर्जी स्पेंड इनको करनी पड़ती है, ठीक है। अब आता है अगली, टू सस्पेंड, यानी टू बिकम इनएक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बियर हैं, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। बचपन में आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे जिसमें बियर सो जाता है समर के टाइम पे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं आगे, टू सस्पेंड, टू बिकम इनएक्टिव, टू एस्केप टाइम, ठीक है। जैसे हाइबरनेशन है, हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप होती है, ठीक है। तो बियर आपका विंटर्स में सो जाता है, मैं गलती से समर बोल दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल है रैट, रैट्स भी सर्दियों में हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, सो जाते हैं। बैट्स भी चले जाते हैं, बियर भी, स्क्विरल भी, एटसेट्रा, ठीक है। एस्टिवेशन जो होती है वो होती है समर स्लीप, और ये कौन करते हैं, ये करते हैं कुछ स्नेल्स, कुछ फिशेस करती हैं, और कुछ वाटर होल्डिंग फ्रॉग्स, ठीक है। अब आती है एक और टर्म जो थोड़ी सी नई रहने वाली है आपके लिए, वो होती है डायपॉज। डायपॉज क्या होता है, डायपॉज ये होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी ग्रोथ ही सस्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो ग्रो करना छोड़ देते हैं जब हालात थोड़े खराब हो जाते हैं आसपास के एनवायरनमेंट के, ठीक है। और ये कौन करती है, मोनार्क बटरफ्लाई करती है, जूप्लैंक्टन करते हैं, एंटार्क्टिक मिज करती है। ये डॉर्मेंट हो जाते हैं व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस टू एज लो एज -60 डिग्री। और इन्हीं में आते हैं डायपॉज करने वाले में, कौन करते हैं डायपॉज, आर्कटिक वुली बियर मॉथ, ठीक है। तो जब टेम्परेचर आपके काफी हार्श हो जाते हैं, लो हो जाते हैं -60 डिग्री सेल्सियस, तो आपके जो ये ऑर्गेनिज्म जो डायपॉज शो करते हैं वो सस्पेंड कर देते हैं अपनी ग्रोथ। इसमें आती है मोनार्क बटरफ्लाई, जूप्लैंक्टन, एंटार्क्टिक मिज, आपका आर्कटिक वुली बियर मॉथ, ठीक है लर्नर्स। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, और फिर फूड चेन वगैरह के बारे में डिटेल में, जो मैं आपको जिसको आइडिया दे चुका हूं, ठीक है। फंक्शंस पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, उसके बाद हम कल फूड चेन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो फंक्शन है इकोसिस्टम का, ये होता है एनर्जी फ्लो, और एनर्जी फ्लो में हमें पढ़ना है फूड चेन के बारे में पढ़ना है, फूड वेब के बारे में पढ़ना है,
इकोलॉजिकल पैरामिड्स के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में 10% रूल, इसको लिंडमैन्स रूल भी कहते हैं। तो कल से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, और स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फूड चेन से। तो लर्नर्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 7। आज हमने सारी इंटरेक्शंस पढ़ ली, बायोटिक बायोटिक और बायोटिक एबायोटिक, ठीक है। कल से हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। उससे हम फूड चेन से स्टार्ट करेंगे। तो लर्नर्स, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और पेशेंट रहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका सिलेबस टाइम से पहले ही हो जाए, ताकि लास्ट के जो 1-1.5 महीना या 1-2 महीने हम उसमें रिवीजन क्लासेस रख सकें थ्रू शॉर्ट नोट्स, या मैराथन सेशंस ले आए और एमसीक्यू सेशंस ले आए। जैसा कि जो कि पॉसिबल होगा वैसा ही होगा, ठीक है। सो से स्ट्रॉन्ग, और आपको पता ही अब लगभग सारे एग्जाम्स टाइम पे होने वाले हैं, तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। रिवीजन इज द की, रिवीजन कीजिए, रिवीजन के बगैर सब कुछ बेकार है। अपने नोट्स मेरे हिसाब से खुद बनाइएगा, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे लास्ट टाइम में रिवीजन में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, और हम स्टार्ट करेंगे जो मैं बता चुका हूँ आपको, फंक्शंस ऑफ इकोलॉजी से, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम से, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम से, ठीक है। ओके लर्नर्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क।